प्रिय प्रतिभागियों, वंदे मातरम। आज मैं फिर आपके बीच हिंदी विषय की विशेष कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूं। हमने पिछली कक्षा में हिंदी विषय के भाषा व व्याकरण के बारे में सामान्य अध्ययन किया था, जिसमें हमने हिंदी भाषा क्या है, हिंदी भाषा की परिभाषा क्या है, उसके बाद हिंदी भाषा का उद्भव, लिपि तथा व्याकरण के बारे में हमने सामान्य चर्चा की थी। आज मैं पुनः एक बार फिर आपको व्याकरण के बारे में थोड़ा सा रिवीजन करते हुए व्याकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमने पिछली कक्षा में व्याकरण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, उससे मैं आपसे आगे व्याकरण के विभिन्न पहलुओं से जुड़ने का प्रयास करूंगा। हमने पिछली कक्षा में जाना था व्याकरण के बारे में थोड़ा सा, जिसमें हमने देखा था कि व्याकरण शब्द में वी, आ, क्री तथा अन के योग से व्याकरण शब्द की रचना हुई। व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु तथा अन प्रत्यय का संयोग है। व्याकरण शब्द में वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु तथा अन प्रत्यय से किस शब्द की रचना हुई है? व्याकरण शब्द की रचना हुई है। और हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जो धातुएं होती है वे मूलतः किस भाषा की होती है? संस्कृत भाषा की होती है, लेकिन धातुएं हिंदी में आकर क्रियाओं का रूप ले लेती है। यह हमने पिछली कक्षा में अध्ययन कर लिया था प्रिय विद्यार्थियों। उसके बाद हमने व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ जाना था। व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति, भली भांति समझना या जानना। उसके बाद हमने व्याकरण की परिभाषा को देखा था कि वह पुस्तक, वह ग्रंथ, वह विधा जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोगों का निरूपण कराती है, उसे ही हमने क्या नाम दिया था? व्याकरण नाम दिया था। जैसे वह पुस्तक जो हमें, वह पुस्तक, वह ग्रंथ, वह विधा जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोग का निरूपण कराती है, प्रयोग का निरूपण कराती है, उसे ही व्याकरण कहा जाता है। उसके बाद हमने व्याकरण के अंगों के बारे में जाना था, जिनमें हमने पहला व्याकरण का अंग देखा था वर्ण विचार, दूसरा हमने देखा था शब्द विचार तथा तीसरा हमने जाना था वाक्य विचार। वाक्य विचार पिछली कक्षा में हमने देखा कि व्याकरण शब्द वी, आ, क्री, अन प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना तथा भली भांति हम समझते किनको है? अर्थात हम व्याकरण की परिभाषा देखें, वह पुस्तक, वह ग्रंथ, वह विधा जो हमें शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन तथा शुद्ध प्रयोगों का निरूपण कराती, हमने क्या नाम दिया था? व्याकरण नाम दिया था। व्याकरण के हमने कुल 3 अंग बनाए थे, या व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार तथा तीसरा वाक्य विचार। और एक चीज हमने और जानी थी कि जो व्याकरण को अच्छी तरह से
जानता हो या व्याकरण का जो अच्छी तरह से जानकार हो उसे हम वैयाकरण कहते हैं। क्या नाम दिया था हमने? वैयाकरण। तो अब हम वर्ण के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। वर्ण, अभी हमने जाना था व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला अंग था वर्ण, दूसरा शब्द तथा तीसरा वाक्य। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन रहेगा इस कक्षा को आप विशेष तौर से ध्यान को आकर्षित करते हुए अध्ययन करें। यहाँ से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने यहाँ प्रश्न बनेंगे। अभी हमने देखा कि व्याकरण के कुल 3 अंग होते हैं, जिनमें पहला वर्ण, दूसरा शब्द तथा तीसरा वाक्य। वाक्य जो है हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा अंग। यदि आपको छोटा सा प्रश्न पूछ ले कि हिंदी भाषा या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो वाक्य। यदि प्रश्न पूछ ले आपसे कि हिंदी भाषा का या व्याकरण का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वाक्य। तथा वाक्य किन से मिलकर बना होता है? तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह ही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अर्थात शब्दों का वास्तविक समूह वाक्य। तथा जो शब्दों का निर्माण होता है वो किन से निर्माण होता है? वर्णों से निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों की सार्थक समूह से बना वाक्य होता है तथा शब्दों का निर्माण वर्णों से होता है। लेकिन यदि हम देखें तो वर्ण किन से मिलकर बने होते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पर वर्ण ध्वनि से मिलकर बने होते हैं। अर्थात वर्ण किन का रूप है? तो ध्वनि का रूप है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में छोटा सा प्रश्न आ रहा होगा कि ये ध्वनि क्या है, तो इसको हम आराम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा को देखते हुए सारे व्युत्पत्ति को देखते हैं कि वर्ण वह इकाई है भाषा की वह लघुत्तम इकाई, भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके टुकड़े या इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। अर्थात कहने का मतलब भाषा की वह लघुत्तम इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं या उसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा, मैंने लिखा आपके सामने राम। यदि राम शब्द की व्युत्पत्ति को देखें, र आ म दन अ से मिलकर राम शब्द बना है। अर्थात हम वर्ण के बारे में जान रहे हैं कि भाषा की वह लघुत्तम इकाई। हमने यहाँ पर राम शब्द की व्युत्पत्ति की तो र आ म तथा अ से मिलकर राम शब्द बना है। लेकिन भाषा की वह लघुत्तम इकाई राम शब्द को तो हमने वर्णों में तोड़ दिया, अर्थात राम शब्द के टुकड़े कर चुके हैं। लेकिन यदि र आ म अ ये सभी वर्ण है, ये सभी क्या है? वर्ण है। क्या अब हम र का, आ का, म का, अ का टुकड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी ध्वनियां जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे वर्ण के बारे में और अध्ययन करें,
या भाषा की इकाइयों के बारे में देखते हैं पहले कि भाषा की इकाइयां कौन कौन सी है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने की कवायद रहती है। तो हम देखते हैं कि भाषा की इकाइयां कौन कौन सी है। अभी हमने देखा कि वाक्य किनसे मिलकर बना होता है। वाक्य शब्दों की या शब्दों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य। तथा शब्द किनसे मिलकर बना होता है, वर्णों से मिलकर बना होता है। और वर्ण किनसे मिलकर बने होते हैं, तो ध्वनि। जैसे मैं आपके सामने अभी मैंने बोला र, क्या बोला प्रिय विद्यार्थियों। जैसे मैं दूसरे शब्द से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने लिखा भारत, और इस शब्द को मैं तोड़ूं ब दन आ दन र दन त दन अ। ये जो शब्द था ये अब वर्णों में बंट गया। वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, अभी हमने देखा। लेकिन वर्ण किन से मिलकर बने होते हैं, वर्ण ध्वनि से मिलकर बने होते हैं। यदि मैंने बोला ब, या मैंने बोला आ, मैंने बोला र, मैंने बोला त, मैंने बोला अ, अर्थात मैंने उच्चारण किया, तो ये क्या है, ध्वनियां है। ये क्या है, ध्वनियां है। हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था, भाषा के रूपों के बारे में जाना था। भाषा के कुल कितने रूप थे, 3 रूप थे, जिनमें पहला रूप था वाचिक या मौखिक, दूसरा था लिखित और तीसरा था सांकेतिक। यदि मैं किसी वर्ण का उच्चारण करूं तो वो क्या है, ध्वनि है। अर्थात मैंने सिर्फ उच्चारण किया तो वो ध्वनि है। और यदि मैंने ध्वनि को आपको समझाने के लिए श्यामपट्ट के ऊपर लिख दिया ब आ र त दन अ, यदि मैंने ध्वनि का रूप श्यामपट्ट के ऊपर लिख दिया तो वो लिखित का रूप ले लेती है। अर्थात ये क्या बन जाती है, वर्ण बन जाती है। अब देखें हम भाषा की इकाइयां कौन कौन सी है। यदि आपके सामने परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अर्थात अभी हमने देखा कि मैंने बोला अ, मैंने बोला आ, मैंने बोला ब, मैंने बोला र, तो ये सभी क्या है, ध्वनियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा की इकाइयों के बारे में और तथ्य। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, अभी हमने देखा था कि यदि मैं किसी वर्ण को बोलूं तो वो ध्वनि का रूप है। और यदि उसी ध्वनि को मैं आपको बोर्ड के श्यामपट्ट के ऊपर यदि मैंने लिख दिया तो वो किसका रूप ले लेती है, वर्णों का। तो कहने का मतलब हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण हो जाएगी। आगे हम और अध्ययन करें तो हिंदी भाषा की सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी, सार्थक इकाई। हिंदी भाषा की सार्थक इकाई, अभी हमने देखा वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है। किसका होता है, शब्दों का सार्थक समूह। शब्द किनसे मिलकर बने होते हैं, वर्णों से। और वर्ण किनसे मिलकर बने होते हैं, ध्वनि से। ध्वनि जो है हिंदी भाषा की मौखिक इकाई है। कौन सी इकाई है, मौखिक इकाई। और वर्ण यदि ध्वनि का लिखित रूप माना जाए तो वो क्या होगी, वर्ण होगी। और वर्ण मिलकर किसका निर्माण करें, शब्दों का। और जो शब्द होती है वो हिंदी भाषा की कैसी इकाई होती है, सार्थक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है, सार्थक इकाई होती है। जैसे अभी हमने एक यहाँ पर शब्द लिखा था भारत, क्या लिखा था, भारत। भारत एक क्या है, शब्द है प्रिय विद्यार्थियों, क्या है, शब्द है। और शब्द भी कैसा है, सार्थक शब्द है। कैसा शब्द है, सार्थक शब्द। यदि इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं तरफा,
क्या ये एक सार्थक इकाई है? नहीं है, तो इसको हम शब्द नहीं कह सकते। अर्थात कहने का मतलब हिंदी भाषा की सार्थक इकाई कौन सी हो जाएगी? हिंदी भाषा की सार्थक इकाई हो जाएगी शब्द। क्या हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार इस श्यामपट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो इसको मैं साफ कर दूं। अभी हमने जाना वर्ड क्या है, उसके बाद हमने हिंदी भाषा की इकाइयों के बारे में जाना। हमने देखा था कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी थी? सबसे छोटी मौखिक इकाई थी ध्वनि। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी या लघुतम लिखित इकाई हमने क्या देखा? वर्ण को देखा। उसके बाद हमने हिंदी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द को जाना। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि हिंदी भाषा में भाव के आधार पर, किसके आधार पर? भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है वाक्य। वाक्य भाव के आधार पर, भाव के आधार पर हिंदी भाषा की लघुतम इकाई कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। और शब्द हो जाएगा आपको अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्ण जो हो जाएगा हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। और जो ध्वनि हो जाएगी वो हो जाएगी हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर आप अच्छे से ध्यान दें। पटवा तथा पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में यहाँ से एकाध प्रश्न पूछने की कवायद रहती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो गई? ध्वनि हो गई। हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो गई? वर्ण हो गई। तथा अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? शब्द हो जाएगी। तथा भाव के आधार पर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुतम इकाई कौन सी हो जाएगी? वाक्य हो जाएगी। देखें प्रिय विद्यार्थियों, ध्वनि से वर्णों का निर्माण होता है। किनका होता है? अर्थात कहने का मतलब यदि ध्वनियों को जब मिलाए तो, या ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो वर्ण होता है, और वर्णों को जब मिलाए तो शब्दों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे मैंने लिखा र, जैसे मैंने लिखा अ, मैंने लिखा म, मैंने लिखा अ, मैंने लिखा स, दंदु अ। आपके सामने मैंने वर्ण लिखे। क्या लिखे? वर्ण लिखे। और हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा र, अ, म, अ, स, अ। अब देखें इनको, यदि इनको हम मिला दें, इन सब को मिला दें तो किसका निर्माण होता? देखें, मैंने र में अ को मिलाया तो र मिला, र बना। म में अ मिलाया तो में बना। और स में अ मिलाया तो क्या बना? रमेश। अर्थात कहने का मतलब ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगी। और जब वर्ण मिले तो किन का निर्माण करती है? शब्दों का निर्माण करता है। किन का निर्माण करता है? शब्दों का। और शब्द हिंदी भाषा की कैसी इकाई होती है? सार्थक इकाई होती है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ रमेश से हम अर्थ ले सकते हैं। हम लिखते ही सीधा हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये रमेश है। क्या लिखा हुआ है? रमेश लिखा हुआ है। और जब हम शब्दों को या शब्दों का सार्थक समूह जब मिल जाता है, बन जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। परंतु ध्यान करें, यहाँ पर शब्दों का सार्थक समूह वाक्य जरूर कहलाएगा, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न, कि जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर दें तो वो शब्द नहीं रह जाते हैं। अब वो शब्द नहीं कहलाएंगे। अब वो यहाँ पर शब्द से क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे देखिए, मैंने लिखा राम। राम एक सार्थक इकाई है, अर्थात राम क्या है? शब्द है। जैसे मैंने लिखा आम। आम भी ये क्या है? शब्द है, अर्थात कहने का मतलब सार्थक इकाई है। जैसे मैंने लिखा खाता।
हैं इत्यादि शब्दों से समझते हैं। राम एक शब्द है, सार्थक इकाई है। आम शब्द है, सार्थक इकाई है। खाता सार्थक इकाई है इत्यादि। यदि इनको मैं वाक्य में प्रयोग कर दूं, अर्थात इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर दूं, अर्थात शब्दों से किनका निर्माण होता है, वाक्यों का निर्माण होता है। तो मैं वाक्य बनाता हूं, राम आम खाता है। राम आम खाता है। अच्छे से समझे कि राम आम खाता है। इन शब्दों से हमने इन शब्दों से किनका निर्माण कर दिया, वाक्य का निर्माण कर दिया। लेकिन मैंने यहां पर कहा कि शब्दों की सार्थक इकाई या शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। लेकिन जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो यहाँ राम आम खाता है। अब यहाँ पर राम शब्द नहीं है, यहाँ आम शब्द नहीं है, खाता शब्द नहीं है। अर्थात कहने का मतलब जो शब्दों का सार्थक समूह था वो वाक्य कहलाया, लेकिन जो शब्द थे वो अब वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द नहीं रह गए। अब वो किनका रूप ले लेता है, पद का रूप ले लेता है। ये ध्यान करें प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो यहाँ पर व्याकरण की तौर पर शब्द नहीं रह जाता, वो किनका रूप ले लेता है, पद का रूप ले लेता है। किनका रूप ले लेता है, पद का। एक बार इसका अब हम वर्णों के प्रकारों के बारे में अच्छे से अध्ययन करते हैं कि वर्ण के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के कुल प्रकार दो होते हैं। कितने होते हैं? दो, जिनमें पहला है स्वर तथा दूसरा है व्यंजन। वर्ण के कुल कितने प्रकार हो गए प्रिय विद्यार्थियों? दो, जिसमें पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। अब स्वर तथा व्यंजनों की परिभाषा के बारे में जानते हैं। स्वर वह ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो। किस रूप में उच्चारित हो? स्वतंत्र रूप से। अर्थात कहने का मतलब जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण करें तो वो फेफड़ों से सीधा मुख के किसी मुखा अवयव को बिना स्पर्श किए हुए सीधे मुख से बाहर आ जाती है। उन ध्वनियों को हम क्या नाम देंगे? स्वर नाम देंगे। जैसे यदि उदाहरण से समझे, जैसे मैंने लिखा अ, और यदि इस ध्वनि का मैं जब उच्चारण करूं अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये ध्वनियां फेफड़ों से जब मुखा अवयव से बाहर उच्चारित होती है तो ये मुख के किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं करती है। अर्थात कहने का मतलब स्वर किस प्रकार की ध्वनियां होती है? स्वतंत्र ध्वनियां होती है। अर्थात कहने का मतलब वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। तथा इसी का उल्टा रूप व्यंजन है। अर्थात कहने का मतलब स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियां थी, लेकिन व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं होती है। अर्थात ऐसी ध्वनियां जिनका जब उच्चारण हो तो ये मुख के किसी ना किसी अवयव को स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या नाम देंगे? व्यंजन नाम देंगे। जैसे मैंने लिखा क, समझने के माध्यम से समझते हैं क, मैंने लिखा च, मैंने लिखा ट, त, प। अभी हमने देखा था अ, आ, ई, उ। ये ध्वनियां जब मुख से उच्चारित हो तो ये मुख के किसी भी अंग को स्पर्श नहीं करती है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से मुख से उच्चारित हो जाती है। इसीलिए इनको हमने क्या नाम दिया? स्वर नाम दिया। लेकिन व्यंजन वह ध्वनियां है जो जब इनका उच्चारण किया जाए तो ये मुख के किसी न किसी अवयव को क्या करती है? स्पर्श करती है। अर्थात ये स्वतंत्र नहीं होती है, इसीलिए इनका नाम व्यंजन देते हैं। जैसे क वर्ग में किसी भी वर्ण का, क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में किसी भी ध्वनि का या वर्ण का जब उच्चारण किया जाए तो ये कहीं ना कहीं मुख के किसी न किसी अवयव से क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जैसे क वर्ग के
किसी भी वर्ण का उच्चारण किया जाए तो ये कंठ को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? कंठ को। च वर्ग में किसी भी वर्ण का जब उच्चारण किया जाए तो तालु से स्पर्श होता है। किससे होता है? तालु से। और ट वर्ग का कोई भी वर्ण उच्चारित हो मूर्धा से, किससे स्पर्श करता है? मूर्धा से। और त वर्ग का कोई भी वर्ण जब उच्चारित हो तो मुख के कंठ तालु मूर्धा दंत किससे स्पर्श करता है? दंत से। और तथा प वर्ग का कोई भी वर्ण जब उच्चारित हो तो मुख के कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ किससे स्पर्श करता है? ओष्ठ से। अर्थात कहने का मतलब वे ध्वनियां जिनका जब हम उच्चारण करें तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ इत्यादि मुखा अवयव से यदि स्पर्श हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अर्थात स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियां होती है लेकिन व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब जब स्वरों का उच्चारण हम करते हैं या स्वरों को उच्चारित करते हैं तो ये मुखा अवयव के किसी भी अंग से स्पर्श नहीं होते हैं, उन्हें हम स्वर नाम देंगे। तथा हम दूसरे तौर से समझे कि व्यंजन की परिभाषा में कि वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती है, मुखा अवयव की किसी न किसी अंग से स्पर्श हो। तथा अभी हमने देखा कि क ध्वनि जो है कंठ से स्पर्श होती है, अर्थात ये स्वतंत्र ध्वनि, इसलिए हमने इसका नाम दिया व्यंजन। अब दूसरी परिभाषा और देखते हैं कि ऐसी ध्वनि जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं हो उसे हमने व्यंजन नाम दिया। तथा ऐसी ध्वनि जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे समझते हैं क में पहले से ही कौन शामिल होता है? अ शामिल होता है। जैसे क अ इनसे मिलकर क्या बना है? अ बना है। इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसके साथ में कौन आता है? अ आता है। क क्या आएगा? क और अ से मिलकर क की ध्वनि उच्चारित होती है। तो कहने का मतलब परिभाषा ये भी ले सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। अभी हमने देखा स्वर की परिभाषा, व्यंजन की परिभाषा। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, जिसमें पहला स्वर तथा दूसरा। तो अब हम स्वर किसे कहते हैं? कुल स्वर कितने हैं? स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्वर, अभी हमने देखा कि स्वर किस प्रकार की ध्वनि है? स्वतंत्र ध्वनि है। कैसी है? स्वतंत्र ध्वनि, अर्थात स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब स्वर किन्हीं का सहारा नहीं लेता है। किस प्रकार की ध्वनि है? स्वतंत्र ध्वनि। तो हम कह सकते हैं कि वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो, वह ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो उन्हें हम क्या नाम देंगे? स्वर नाम देंगे। क्या नाम देंगे? स्वर नाम देंगे। छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए, यदि स्वर निम्न में से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जैसे स्वरों की संख्या के बारे में यदि प्रश्न पूछ ले तो प्रिय विद्यार्थियों कुल स्वर कितने होते हैं? 11। जैसे देखें अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। कुल कितने स्वर हो गए? 11 हो गए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि कुल स्वर कितने होते हैं तो 11, और यदि आपको यही पर एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्वरों में कुल मात्राएं कितनी होती है, मात्राओं के बारे में भी आपको
जानकारी होनी चाहिए। अब देखें क्या अ की कोई मात्रा होती है, तो ध्यान करें यदि प्रश्न पूछ ले निम्न में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान करें, आ की मात्रा होती है, छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की इस प्रकार से, ऊ की इस प्रकार से, बड़ा ऊ की इस प्रकार से, री की इस प्रकार से, ए की इस प्रकार से, ए की इस प्रकार से, ओ की इस प्रकार से, ओ की इस प्रकार से। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न को आप टच करें। जैसे यदि प्रश्न पूछ ले कि कुल स्वर कितने होते हैं, तो 11। यदि प्रश्न पूछ ले कि स्वरों की कुल मात्राएं कितनी होती है, स्वर तो हो गए 11, मात्राएं कितनी हो जाती है 10। और किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा नहीं होती है। ध्यान करें कुल स्वर 11 हो गए और मात्राएं कुल कितनी हो गई 10 हो गई, जिनमें अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। किसकी नहीं होती है, अ स्वर की मात्रा कोई। आगे हम देखते हैं अंग और अह, दो ध्वनियां जो पीछे बच जाती है। अंग और अह, इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह ध्वनियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह ध्वनियां। ये किस प्रकार की ध्वनियां प्रिय विद्यार्थियों, अयोगवाह ध्वनियां है, जिनमें कौन कौन सी, एक तो हो गई आपकी अंग और दूसरी कौन सी हो गई अह। इनको, इस अंग को अनुस्वार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में, तथा इस अह को विसर्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों, विसर्ग के रूप में। इधर देखें कुल स्वर कितने हो गए 11, मात्राएं कितनी हो गई 10, तथा अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अंग और अह को किस नाम से जाना जाता है, अयोगवा। अयोगवा क्या होता है, ध्वनियां जो केवल स्वरों का योग करे तथा ऐसी ध्वनियां जो व्यंजनों का योग नहीं करें, उन ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है, अयोगवा। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा संज्ञा। क्या लिखा, संज्ञा। अब ये जो ऊपर बिंदी टाइप की जो लगी हुई है, ये इस प्रकार से जो ये शिरोरेखा है, इसके ऊपर जो ये चिन्ह लगा हुआ है, ये चिन्ह कौन सी ध्वनि कहलाती है, अनुस्वार कहलाती है। अर्थात कौन सी ध्वनि, अयोगवाह। कौन सी ध्वनियां, अयोगवाह ध्वनि है। अब इसको देखें आप, क्या ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, ये किसके ऊपर लगा हुआ है, स के ऊपर लगा हुआ है या किसके ऊपर लगा हुआ है। इसको देखते हैं तो इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, तो स के बाद में अ और अ के बाद में जो ध्वनि लगी हुई है, वो कौन सी ध्वनि लगी हुई है, अनुस्वार लगी हुई है। तथा उसके बाद में इस वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो अर्थात कहने का मतलब जो अनुस्वार ध्वनियां है, इस शब्द को देखें व्युत्पत्ति के माध्यम से स, अ, अनुस्वार, ज, इ और आ, इन सबसे मिलकर किस शब्द की व्युत्पत्ति होती है, किस शब्द की रचना होती है, संज्ञा शब्द की। जो ये अनुस्वार लगा हुआ है, अर्थात जो अयोगवा ध्वनि लगी हुई है, वो किसके ऊपर नहीं है, स के ऊपर नहीं है। अर्थात ये किसके ऊपर नहीं है, व्यंजन के ऊपर नहीं है। अर्थात कहने का मतलब जो ये अनुस्वार ध्वनि है, अयोगवा ध्वनि है, ये किसके साथ प्रयुक्त हो रही है, स्वर के साथ। अर्थात कहने का मतलब ऐसी ध्वनियां जो केवल स्वरों के साथ प्रयुक्त होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अयोगवा ध्वनियां कहेंगे। अयोगवा ध्वनियां कौन कौन सी है, अंग और अह, ये दोनों किस प्रकार की ध्वनियां हैं,
अयोगवा इस अंग को अनुस्वार से प्रदर्शित किया जाता है तथा अह को विसर्ग के तौर पर प्रदर्शित किया जाता है। अभी हमने देखा कुल स्वर कितने होते हैं 11 तथा मात्राएं कुल कितनी होती है 10 तथा किस स्वर की मात्रा नहीं होती है तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है तथा अयोगवा ध्वनि कितनी होती है 2 अंग तथा अह। अब आगे हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे पहले आप साथ में अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते जाइए या आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको साफ करके आगे हम स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वरों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्वरों के प्रकार। अब स्वरों के प्रकार के बारे में अध्ययन कैसे कि कौन सा स्वर किसके आधार पर या किस स्थान से उसका उच्चारण हो रहा है, कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जीवा या तालु तथा या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें कुल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अर्थात स्वरों के प्रकारों में सबसे पहला हम वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार, जिसमें पहला ऋश्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर तथा तीसरा प्लुत स्वर। प्रिय विद्यार्थियों, इस कक्षा को आप अच्छे से समझे। यहां से 1 या 2% अधिकांश पर्सन किसी भी वैकेंसी में, अर्थात जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का पाठ्यक्रम शामिल किया जाता है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से पर्सन अवश्य ही बनते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। स्वरों का प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार हम ले रहे हैं मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने वर्गीकरण हो गए? 3, जिसमें पहला पढ़ रहे हैं हम ऋश्व, दूसरा पढ़ेंगे दीर्घ तथा तीसरा पढ़ेंगे प्लुत स्वर। अर्थात कहने का मतलब मात्रा और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। देखिए ऋश्व का मतलब होता है छोटा। ऋश्व का मतलब छोटा, इसे छोटा स्वर भी कहा जाता है। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसे मूल स्वर भी कहा जाता है। कैसे भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसा भी प्रश्न पूछ ले तो ऋश्व का मतलब भी छोटा होता है, या ऐसे कहीं एक मात्रिक स्वर, या ऐसे हम क्या कहें मूल स्वर। तो कौन कौन से हैं? तो देखें अ, ई, उ, री। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले ये किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये ऋश्व स्वर है, ये छोटे स्वर हैं, ये एक मात्रिक स्वर है, और ये किस प्रकार के स्वर हैं? मूल स्वर है। जैसे अ छोटा स्वर है या ऋश्व स्वर है, इसका दीर्घ या इसको कहते हैं बड़ा स्वर, या इसका और नाम दे दे द्विमात्रिक स्वर तथा इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। जैसे देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। दीर्घ में अ का दीर्घ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। जैसे ई का दीर्घ बड़ी ई हो जाएगी, ऊ का बड़ा ऊ। री का कोई दीर्घ नहीं होता है, हिंदी में संस्कृत में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे री का बड़ी री तथा ली का बड़ी ली। इस प्रकार से यदि हम देखें तो री का
हिंदी भाषा में दीर्घ रूप नहीं होता है। उसके बाद देखें ए ओ औ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ह्रीस्वर कहें चाहे छोटा स्वर कहें चाहे एक मात्रिक कहें चाहे मूल स्वर कहें, तो कुल कितनी संख्या हो गई? 4 हो गई, जिनमें अ, ई, उ तथा री तथा आगे देखा हमने दीर्घ या बड़ा। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न और बन जाता है, यदि आपको परीक्षा में पूछ ले विलोम के तौर पर प्रश्न के ह्रीस्व का विलोम क्या होता है, तो ह्रीस्व का विलोम बड़ा नहीं होता है, ह्रीस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा, तथा छोटा का विलोम क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान करें थोड़ा सा, दीर्घ के बड़ा के द्विमात्रिक। द्विमात्रिक का मतलब इनकी अपेक्षा इनमें मात्राएं कितनी होगी? 2 होगी, या इनको हम क्या कहेंगे? संधि स्वर। अब ये संधि स्वर क्यों का आप अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करें। देखें ये जो आ मिलकर बना हुआ है, यदि अ में अ का योग किया जाए, अ का योग किया जाए तो आ वर्ण बनता है। यदि ई में ई का योग किया जाए तो बड़ी ई का निर्माण होता है, तथा ऊ में ऊ का योग हो तो बड़ा ऊ बनता है। अर्थात कहने का मतलब इनको संधि के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि इन्हें संधि स्वर क्यों कहा। देखें अ में अ का योग हुआ, आ बना, ई में ई का योग हुआ तो ई बना, ऊ में ऊ का योग हुआ तो ऊ बना, अर्थात बड़ा ऊ बना। अर्थात कहने का मतलब ये कौन सी संधि के नियम है? तो ये दीर्घ स्वर संधि के नियम है। कौन सी संधि के नियम है? दीर्घ स्वर संधि के नियम है। आगे देखें हम, यदि ए ओ ओ। अब देखें आप, यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा। अधिकांशतः विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न को गलत कर देते हैं। जैसे देखिए छोटा सा प्रश्न आपके सामने दे रहा हूं कि निम्न में से ह्रीस्व स्वर, निम्न में से ह्रीस्व स्वर हैं, निम्न में से ह्रीस्व स्वर हैं ए औ। कोई नहीं। देखिए छोटे से प्रश्न के माध्यम से समझे, यहां पर अधिकांशतः विद्यार्थी प्रश्न को गलत कर बैठते हैं। प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, निम्न में से ह्रीस्व स्वर हैं ए औ या कोई नहीं। विद्यार्थी क्या करते हैं, अक्सर पूरे प्रश्न के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ऑप्शन को नहीं देखते और सीधा उत्तर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सीधा वो आगे नहीं बढ़कर यहीं पर इस ऑप्शन को राइट कर देते हैं। कौन सा ऑप्शन? 1 नंबर। लेकिन ये जो 1 नंबर आपने उत्तर किया, ये आपका क्या हो जाता है? यहाँ पर गलत हो जाता है। क्या करते हैं विद्यार्थी, छोटी छोटी कक्षाओं में आपने अध्ययन भी क्या होगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, और तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो यहाँ पर आप गलती नहीं करें। यदि पूछे ह्रीस्व स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो 4 है, और दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो कुल कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 7 और 4 कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। अब देखें इनको संधि स्वर क्यों कहा? क्योंकि ये जो आ है, अ और अ से मिलकर आ बना, इत्यादि से मिलकर बना। इसकी व्युत्पत्ति देखें तो अ में यदि ई जोड़ा जाए, अ में यदि ई जोड़ा जाए तो ए बनता है, तथा अ में यदि ए मिलाया जाए तो ए बनता है, तथा अ में यदि उ मिलाया जाए तो ओ बनता है, तथा अ में यदि ओ मिलाया जाए तो क्या बनता है? ओ बनता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मेरे विद्यार्थी, आप अच्छे से समझे इसको कि ह्रीस्व स्वर चाहे छोटा स्वर कहें, चाहे एक मात्रिक कहें, चाहे या मूल स्वर। अब मूल स्वर इनको क्यों नाम दिया? क्योंकि ये अपने आप में मूल है। अर्थात कहने का मूल नाम आते ही आपके दिमाग में सीधा कौन सी भाषा आनी चाहिए? संस्कृत। अर्थात संस्कृत के जो स्वर थे उनको सीधा हमने प्रयुक्त काम कर लिया, हिंदी में कर लिया। और वो कौन से हैं? मूल स्वर अ, ई, उ और री। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप अच्छे से समझे। उसके बाद हमने देखा दीर्घ, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि स्वर। संधि स्वर अभी हमने देखा कि ये संधि के योग से बना, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? संधि स्वर दे दिया। अब देखें ये जो स्वर आपके सामने बने,
ए बना, ए बना, ओ बना, ओ बना। ये भी संधि का ही रूप है। जैसे हम संधि में अध्ययन करेंगे, जैसे अ में यदि ई मिलाया जाए तो ए बनता है, अ में यदि उ मिलाया जाए ओ बनता है। ये दोनों किस संधि में नियम में काम में लिए जाते हैं? तो ये गुण संधि के नियम में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी संधि में? गुण। तथा अ में ए जोड़ा जाए तो ए बनता है, और अ में यदि ओ जोड़ा जाए तो ओ बनता है। तो ये किस संधि के नियम है? तो ये वृद्धि संधि के, अर्थात इनको दीर्घ, इनकी अपेक्षा ये बड़े हैं, तथा द्विमात्रिक इसलिए कहा कि इनकी अपेक्षा इनमें मात्राएं दो है, तथा ये संधि स्वर, क्योंकि इनमें संधि भी प्रयुक्त की जाती है इसलिए इनका नाम हमने संधि स्वर दे दिया। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न बनता है, ये जो स्वर बने हुए हैं संधि स्वर हैं, इनके साथ साथ में ये जो स्वर हैं ये सजातीय स्वर किस प्रकार के स्वर कहलाते हैं? सजातीय या समान वर्ण भी कहलाते हैं, या समान स्वर भी कहलाते हैं। सजातीय, सजातीय का मतलब देखें, ये एक ही जाति से मिलकर बना हुआ है, एक ही जाति से मिलकर बना हुआ, एक ही जाति से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इनका नाम सजातीय। और सम्मान वर्ण, ये सम्मान वर्ण होने के कारण इनका नाम हमने क्या दे दिया? सम्मान वर्ण दे दिया। यहाँ पर देखें कि अ में ई मिलाया, क्या अ में यदि अ मिलाते तो ये कौन सी कैटेगरी होती? सजातीय समान वर्ण होते। लेकिन यदि हमने अ में ई मिलाया तो ये सजातीय वर्ण नहीं है या सम्मान वर्ण नहीं है, इनको हम विजातीय वर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विजातीय। तथा इनको हम संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। इनका नाम और क्या है? संयुक्त स्वर या संयुक्त वर्ण। प्रिय विद्यार्थियों, अच्छे से देखें आप, यदि आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि ह्रीश्व स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 4, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तब भी 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। और उसके बाद दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो 7, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि कुल संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 4 होते हैं। कितनी होती है? 4 होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक बार इस श्यामपट का स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम अगला प्रकार पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए तो साफ करो एक बार। अभी हमने स्वरों के प्रकार में पहला जो प्रकार पढ़ा, मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। जो पहला था ह्रीश्व स्वर, दूसरा दीर्घ, और अब हम अंतिम पढ़ते हैं प्लुत स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब देखें प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें। ह्रीश्व का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। प्लुत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उछलना, उछलता, उछलता हुआ। प्लुत स्वरों का हिंदी भाषा में प्रयोग में नहीं लिया जाता, ये संस्कृत में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे हम किसी भी श्लोक का प्रयोग करें इत्यादि। जैसे यदि हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझे तो एक अच्छा उदाहरण कि मैंने लिखा आपके सामने ओम। क्या लिखा? ओम। देखें, जैसे ह्रीश्व स्वर की बात की थी अभी हमने, ह्रीश्व स्वर कितने बनाए? 4, जिनमें अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री ये कैसे स्वर हैं? छोटे स्वर हैं, अर्थात ह्रीश्व स्वर है। यदि इसी को बोले आ, अर्थात इसकी अपेक्षा आ में समय अधिक लगता है, उनको हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। जैसे ई का दीर्घ रूप हो जाता है ई, उ का उ, री का कोई दीर्घ रूप नहीं होता। अर्थात ह्रीश्व स्वर की अपेक्षा जिन स्वरों में बोलने में दुगुना समय लगे उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घ कहेंगे। तथा ह्रीश्व स्वर की अपेक्षा जिन स्वरों या वर्णों को बोलने में या उच्चारित करने में तिगुना समय लगे, कितना समय लगे? तिगुना समय लगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जिनका अधिकांश प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं करके कहां किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से जैसे लिखा हुआ ओम, ये स्वर है, ये व्यंजन है, लेकिन ये जो बीच में जो ध्वनि या जो प्रयोग में लिया गया ये किस प्रकार का स्वर है?
प्लस स्वर, जैसे एक उदाहरण और देखें, इस प्रकार से भी आपको उदाहरण देखने को मिला होगा। जैसे लिखा, हम लिखते हैं राम, इसको हमने बोला राम, लेकिन इसको बोलते हैं तब बोला जाता राम, समय अधिक लगता, अर्थात ह्रीश्व तथा दीर्घ की भी अपेक्षा समय अधिक लगे उन स्वरों को हम क्या कहेंगे? प्लस स्वर कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हम यही खत्म करके आगे की क्लास अगले दिन पढ़ेंगे। आप सभी का प्यार व सहयोग यूं बना रहे। गुरुकुल संस्थान की सशक्त टीम आपके लिए हर विकट परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। आप अपने घरों में रहते हुए अपने अध्ययन को सुचारू नियमितता के साथ अपने अध्ययन को अच्छी तरह से सुचारू रखें, तथा आप सभी से एक निवेदन रहेगा कि यदि कोई भी विषय की जो गुरुकुल संस्थान के YouTube के माध्यम से आपको कक्षाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, प्रत्येक विषय के टॉपिक खत्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद जल्द ही हम ऑनलाइन माध्यम से ही आपके टेस्ट सीरीज का आयोजन करने वाले। तो आप पूरी कक्षाओं का घर बैठे आनंद लेते हुए शुरू से अंतिम तक वीडियो को अच्छी सनसनी नजर से पढ़ें, अध्ययन करें, जिससे आप आने वाली टेस्ट सीरीज में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाए। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारी क्लास से अधिक जुड़ते हुए अपने अध्ययन को नियमितता के साथ सुचारू रखें और आप सभी का प्यार, जुड़ाव और सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। धन्यवाद।